नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। दशहरा अब ख़त्म हो गया है। जो भी कमी थी, जो भी आपने पढ़ाई नहीं की 2-4 दिन, अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर हमें ध्यान देंगे कि जब एक महिला में पीरियड होती है, एक माहवारी का जब समय आता है, तो उस समय महिला के बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस कैसे होते हैं, अब पीरियड्स कैसे आते हैं, इसको हम समझेंगे। साथ ही बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो महिला के बॉडी में परिवर्तन लाते हैं, तो उन हार्मोन का मेनली क्या काम है और वो हार्मोन कब और कैसे निकलते हैं। ऐसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हर एक अंग के बारे में मैंने आपको बताया है, और वेजाइना हो गया, चाहे आपका वल्वा हो गया, तो इन सभी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन अच्छे से इस लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, और बिल्कुल जो लंबा ये टॉपिक है उसको बिल्कुल हम शॉर्ट करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कैसे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो महिला का जो प्रजनन अंग होता है वो कैसे होता है। अगर हम बात करें महिला के प्रजनन अंग की, तो कमर के पास वो अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक एरिया। अगर ये एक महिला है तो कमर के पास यहाँ पर नीचे में वो अंग पाया जाएगा जो हम बोलते हैं पेल्विक एरिया में पाया जाता है। अब पेल्विक एरिया के आसपास पाया जाने वाला जो हड्डी होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन। तो हर एक चीज को हम इस लेक्चर में कवर करते चलेंगे। अब समझिए, हड्डी तो हो गया, अब उसके अंदर आता है हमारा अंग। अब वो जो अंग है वो बाहर से देखने में कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? तो बाहर से कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं होता है? कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उसको आपको नोट करना है। ये क्या है? ये एक प्यूबिक हेयर है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर कोई अंग है तो वो अंग किस चीज से बना हुआ है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अंग जो है वो काम कैसे करती है, तो काम कैसे होता है बॉडी में उस अंग का, उस अंग में क्या क्या और चीज़ें हैं जो उस अंग को सहायता देती है, वो सब आता है फिजियोलॉजी में। और जो स्ट्रक्चर होती है, अगर ये मेरा हाथ है तो ये बहुत सारे स्किन के लेयर से बना हुआ है, तो ये हो गया एनाटॉमी। और ये जो हाथ है वो काम आता है लिखने में, वजन उठाने में या फिर कोई और काम करने में, तो ये हो गया इसकी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक महिला के अंग को हम बाहर से देखें तो ऊपर में आता है प्यूबिक हेयर्स। अब ये क्यों आता है? अब समझिए, जब एक लड़की 12 से 14 साल को क्रॉस करती है तब जा करके उसके बॉडी में परिवर्तन आते हैं। अब जब उसके बॉडी में परिवर्तन आता है तो उसकी बॉडी में मेन 4 हार्मोन निकलता है। और वो 4 हार्मोन कौन सा है? सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। तो महिला के प्रजनन अंग को डेवलप करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ये सभी जो हार्मोन है वो सहायक होते हैं और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पहला जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये क्या करता है? जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो पहला जो उसको पीरियड्स आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। उसकी स्पेलिंग क्या है? MENARCH। तो मेनार्क हम उसको बोलते हैं अगर पहला बार पीरियड आया है तब। अब जब पीरियड खत्म हो जाता है तो हम उस स्थिति को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो दोनों टर्म को याद रखना है। मेनोपॉज जिसमें आपको पहला बार पीरियड आता है, और जो मेनार्क होता है उसमें आपको पहला बार पीरियड आता है, और जो मेनोपॉज है उसमें आपका पीरियड खत्म हो जाता है। और पीरियड जब आता है तो उसकी उम्र, एक लड़की की उम्र 12 से 14 साल होता है, और जब पीरियड खत्म होता है तो 45 से 55 साल के बीच में पीरियड हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम समझते हैं कि एक महिला को पीरियड नहीं आती है तो उस स्थिति को हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन होती है, 4 हार्मोन कौन कौन सा है? पहला है ऑस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा क्या है? तीसरा है रिलैक्सिन, और चौथा है इनहिबिन। ये चारों हार्मोन एक महिला के बॉडी में निकलता है और उसके प्रजनन अंग को डेवलप करने में, मैं बार बार बोल रही हूँ, और मेंटेन करने में, दोनों में सहायता देता है। जो एस्ट्रोजन है
ये कब होता है? जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसके दोनों अंडर आर्म के नीचे हेयर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी हेयर। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी हेयर। जो उसके पेट के नाभि के नीचे जो हेयर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो मैंने आपको बताया था कि कमर के पास की जो हड्डी होती है, जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूबिक एरिया। जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं प्यूबिक बोन। और प्यूबिक बोन के पास वाले जो मसल्स एरिया है, उस सरफेस पे आया हुआ है, सतह पे आया हुआ बाल को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्यूबिक हेयर। तो ये जो प्यूबिक हेयर है वो एस्ट्रोजन के कारण ही आते हैं। साथ में ये क्या करता है, जब एक लड़की बड़ी होती है तो बॉडी से कुछ खास किस्म की स्मेल निकलती है, पसीना निकलता है, त्वचा ज़्यादा तैलीय हो जाती है, मतलब ऑयली स्किन हो जाती है। तो वो सब जो होते हैं, जो बॉडी से स्मेल आना, जो फेस का ऑयली होना, बॉडी का ऑयली होना, ये सब कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन है उसको हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस में बच्चे का निर्माण होता है सबसे पहले, उसके बाद बच्चा बड़ा यूट्रस में ही होता है। यूट्रस को हम हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। और इस टाइम में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो वो बच्चे को बड़ा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जब एक महिला गर्भवती होती तब अधिक मात्रा में निकलता है बॉडी में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक महिला के बॉडी में। इसके बाद है रिलैक्सिन। अब ये जो हार्मोन है ये दोनों में निकलता है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसमें भी और जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें भी। अब ये क्या करता है, जो हमारा यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके अंदर एक स्मूथ मसल्स का एक परत होता है जो आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हिलते हुए रहता है, उसको ये शांत करके रखता है। उसी हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। और जो इनहिबिन है ये क्या करती है? ये जो इनहिबिन है ये कब निकलता है? ये एक महिला के ओवरी में से। अब ओवरी क्या होती है? ये होती है, इसको मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से महिला का अंडा निकलता है, मतलब ओवम निकलता है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक संरचना होती है, बहुत छोटी सी, बहुत अंदर में अगर हम देखेंगे तब एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब इससे ये हार्मोन निकलता है इनहिबिन। और इसका काम क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगी। ये FSH हार्मोन को कम करने का काम करती है, तो इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा महिला के रिपोर्ट में E1, E2 और E3 हार्मोन्स का जिक्र होता है, लेकिन क्या हम समझते हैं कि आखिर वो हार्मोन क्या है? हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। अब होता क्या है कि जो एस्ट्रोजन है इसमें भी 3 प्रकार का हार्मोन होता है। अब समझिए, यहाँ पे होता है E1 को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोन। E1 में एस्ट्रोन होता है, E2 भी होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्राडियोल, और एक होता है E3, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रियोल। अब यहाँ पर देखिए, जो एस्ट्रोन है, जब एक महिला का पीरियड बंद हो जाता है उस टाइम के बाद ये वाली हार्मोन निकलने लगती है। मतलब हार्मोन क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, जैसे हमारे बॉडी में खून है वैसे साथ में ही हार्मोन मिक्स होकर के पूरे बॉडी में घूमते रहता है। और समय समय पर हमारे बॉडी में जिस परिवर्तन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत महसूस होता है इसको कि अच्छा बॉडी में अब ये चेंजेस होने हैं, ये परिवर्तन होने हैं, तो ये हार्मोन बहुत ही अपना अच्छे से काम करते हैं और फिर जाकर के बॉडी में परिवर्तन होता है। तो एस्ट्रोन कब निकलता है? पुर्जे में जब हम देखते हैं E1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एस्ट्रोन जो कि प्रकार है किस हार्मोन का? एस्ट्रोजन का प्रकार है। तो अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर के पुर्जे को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो एस्ट्रोन कब निकलता है? जब एक महिला 45 से 55 साल को क्रॉस कर लेती है और उसका पीरियड बंद हो जाता है, तो उस टाइम में ये वाली हार्मोन निकलती है। एकदम क्लियर है? दूसरा क्या है? एस्ट्राडियोल। ये कब निकलता है? बॉडी में। ये जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसमें भी निकलता है, जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें भी निकलता है। दोनों की बॉडी में ये वाली हार्मोन निकलती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में E2 बोलते हैं। और अगर पुर्जे में E2 लिखा रहे इसका मतलब हमें समझना है क्या? एस्ट्राडियोल समझना है। और ये फिर किसका प्रकार है? ये भी हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रकार है। तीसरा क्या है? एस्ट्रियोल। ये होती है प्रेगनेंसी वाली हार्मोन। जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो
उसकी बॉडी में E3 हार्मोन निकलता है। अब E3 को हमने क्या बोला, एस्ट्रियोल। ये भी किसका प्रकार है, एस्ट्रोजन का प्रकार है। तो महिला के बॉडी में ये 4 हार्मोन पूरी तरह से मुख्य भूमिका निभाते हैं और यही 4 हार्मोन के कारण बॉडी में परिवर्तन आते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट नहीं भी होती है तब भी यही सारे हार्मोन अपना काम करते हैं। अब बॉडी में हमने क्या देखा, बाहर से हमने देखा कि ये जो हेयर है वो है प्यूबिक हेयर। इसके बाद ये तो आपका थाई हो गया दोनों साइड से, ये आपका एनस हो गया जिससे आप मल को पास करते हैं, उसको हम एनस बोलते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, ANUS। अब यहाँ पर देखिए 2 फोल्ड होता है, यहाँ पे स्किन का बाहर से महिला का जो प्रजनन अंग है उसमें 2 फोल्ड होता है बाहर से, जो कि मसल्स वाला होता है, काफी वो गुद्देदार होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ये हम बाहर से बात कर रहे हैं, तो बाहर है इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अंदर वाले अंग की बात करेंगे, महिला के अंदर क्या है, वेजाइना है, उसके बॉडी के अंदर है, महिला के बॉडी के अंदर है यूट्रस, तो ये हो गया इंटरनल जेनिटेलिया। अब बाहर जितने भी अंग दिखते हैं, महिला के प्रजनन अंग जितने भी दिखते हैं, उन सभी को हम साथ में क्या बोलते हैं, उन सभी को हम साथ में वल्वा बोलते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर करके चलना है कि वल्वा का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं वल्वा की, तो इसमें आपका बाहर वाला लेबिया मेजोरा, इसके बाद अंदर में फिर से एक स्किन का फोल्ड होता है महिला के प्रजनन अंग में, जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब लेबिया मेजोरा थी, अब लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब ऊपर में क्या होती है, ऊपर में छोटा सा इस टाइप में यहाँ पर क्लिटोरिस होता है। अब क्लिटोरिस बिल्कुल एक्ट करता है पेनिस के जैसा। अब एक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे एक पुरुष में पेनिस होता है वैसे ही एक महिला में क्लिटोरिस होती है। क्लिटोरिस जैसे पेनिस टाइट हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जब किसी पुरुष को ऐसा फील होता है कि उसे सेक्स करना है तो उसका पेनिस टाइट हो जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो महिला का क्लिटोरिस है वो भी उस टाइम में टाइट हो जाता है। यहाँ पर जो क्लिटोरिस है वो इरेक्टाइल फंक्शन का काम करती है, मतलब उसको टाइट करने का काम करती है। और यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। जैसे बॉडी में ये क्या है, ये बॉडी में बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, बहुत सारी जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होती है वो मिलकर के फिर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और फिर जो बहुत सारे टिश्यू होते हैं वो मिलकर के फिर अंग बनाते हैं। तो एक परत को मान लीजिए कि एक परत जैसा यहाँ पर है, और वो जो परत है, वो जो लेयर है जिससे ये मिल करके तैयार हुई है, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, और फिर वो इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। इतना क्लियर है, इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अब हमने बात करी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वेजाइना के पास 2 छोटे छोटे मटर के दाने जैसे आकार के क्या होता है, एक ग्लैंड होता है। जैसे मटर होता है वैसे ही तो छोटा छोटा एक ग्लैंड होता है। अब ग्लैंड का मतलब क्या है, ग्लैंड को हिंदी में हम ग्रंथि बोलते हैं। तो इस ग्रंथि से क्या होता है, इस ग्रंथि से फिर म्यूकस निकलता है। म्यूकस का मतलब क्या है, एकदम चिपचिप व्हाइट कलर का, एकदम सफेद कलर का तरल पदार्थ होता है, जो कि बाहर के एरिया को चिकना करने में मदद करता है। क्योंकि जो महिला होती है उसका जो बाहर का एरिया है वो भी काफी चिकना होता है, तो उसको चिकना करने में कौन मदद करेगा, ये जो वेस्टिबुल है वो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये विजाइना के दोनों साइड एक एक पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ से एक महिला मल पास करती है और जहाँ से इसका विजाइना होता है, इसके बीच में एक ट्रायंगल शेप बनता है, एक ट्रायंगल शेप बनता है। और उसके बीच का जो जगह होता है, यहाँ पे जो जगह है, जो एक महिला का विजाइना है और जहाँ से मल पास करती है, उसके बीच का जो जगह है उसको हम पेरिनियल एरिया बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है पेरिनियल एरिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल शेप बन रहा है और ये जो होता है एरिया, यहाँ पे पेरिनियल एरिया। और ये एरिया जब एक महिला पेरिनियल जब एक महिला गर्भवती होती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो यही एरिया काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जिससे बच्चे का जन्म बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब इसी के कारण, क्योंकि मल द्वार और ये जो एरिया है वजाइना का, ये काफ़ी कम दूरी पे है, इसीलिए एक महिला में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि बाहर से एक महिला का अंग देखने में कैसा होता है, और बाहर से जो सभी अंग है इन सभी को हम साथ में क्या बोलेंगे, वल्वा बोलेंगे।
इतना क्लियर है। बाहर से हमने एक महिला के अंग को, प्रजनन अंग को देख लिया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हमने हार्मोन्स देख लिए कि बॉडी में ये हार्मोन्स काम करते हैं जब एक महिला को पीरियड्स होते हैं और जब एक महिला को पीरियड्स नहीं होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में तब। अब हम आगे समझते हैं। अब हमने बाहर से देखा, अब अंदर से जब एक महिला सेक्स करती है तो जो पेनिस है वो डायरेक्टली जाता है विजाइना में। अब विजाइना क्या होती है? विजाइना आगे से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन पीछे से, ये आगे का पोर्शन है, मानिए कि मेरा हाथ आगे से 7 सेंटीमीटर लंबा है लेकिन पीछे से इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे विजाइना के साथ सेम यही हाल है। आगे से ये 7 सेंटीमीटर लंबा है और पीछे से ये 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब विजाइना में सेक्स किया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी तरल पदार्थ नहीं निकलता है। अब ये विजाइना चिकना कैसे रहती है? विजाइना में पीएच मेंटेन कैसे होता है? विजाइना का जो अंदर का जो स्किन है, जो भी चीजें हैं, ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की ये बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारा ये हाथ है ना, तो आगे का व्हाइट है, पीछे का हल्का सा डार्क है, हल्का ब्राउन कलर है। तो ठीक इसी तरह बॉडी में जो भी परतें होती है उसका अलग अलग नाम है। जब उसका अलग अलग नाम है तो यहाँ वाली परत का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ अंदर में विजाइना का जो वातावरण है वो एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। अब मैंने आपको बताया था कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक स्केल है। अब ये जो स्केल है इस पे मापा जाता है कि कोई भी वस्तु, बॉडी का कोई भी अंग या बाहर उपस्थित कोई भी वस्तु कैसी है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अम्लीय का मतलब होगा एसिडिक और क्षारीय का मतलब होगा बेसिक। तो यहाँ पर अगर 7 है, पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए हम पानी को आसानी से पी जाते हैं। ठीक है। अब 7 से जब नीचे आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 से जो ऊपर आएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। तो जो विजाइना है उसका क्या है? उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये अम्लीय है। अब पीएच में मैंने यहाँ पे 4.5 और 3.5 क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 7 है तो फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर इधर 5 हुआ, फिर 4 होगा, तो हम इधर से काउंट करते हैं। तो इसीलिए 4 मैंने पहले लिखा है और 3 मैंने बाद में लिखा है। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो 4.5 से 3.5 इसका पीएच होता है। और इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का यहाँ पर विजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड को निकालता है। वहाँ पर लैक्टिक एसिड लगातार निकलते रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते जाते हैं और यहाँ का जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है, ताकि एक महिला के बॉडी में इन्फेक्शन आसानी से ना लग जाए। तो ईश्वर ने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी रचना की है बॉडी की। तो हमने बात किया यहाँ पर विजाइना का हमने बात कर लिया। इसके ऊपर होता है हमारा सर्विक्स। अब सर्विक्स हम किसको बोलते हैं? अब ये भी एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि सर्विक्स हम बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्विक्स हम यहाँ वाले छोटे से पार्ट को बोलते हैं, और जो बीच का बड़ा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये जो यूट्रस है इसको हम फिर 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। ये जो ऊपर का निकला हुआ भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं फंडस। जो बीच का भाग है पूरा इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो नीचे का छोटा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस के ही तीनों भाग को हमने जब बांटा तो सर्विक्स सबसे नीचे वाला भाग आता है। अब आपको क्लियर हो गया कि यूट्रस का ही तीसरा सबसे छोटा भाग सर्विक्स है। तो एग्जामिनेशन में आपको आएगा तो आपको अच्छे से पार्ट बाय पार्ट करके आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होता है फैलोपियन ट्यूब, जो दोनों साइड से हाथ टाइप का बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये जो निकला हुआ है उंगली जैसा, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, FIMBRIAE। आपको नोट्स मिल जाएंगे, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बस अच्छे से इसको समझना है। अब हमने देखा ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड से, ये जो हाथ टाइप का निकला हुआ है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिए, और ये जो बीच में गोल टाइप का इसको हम बोलते हैं ओवरी, जिसमें बहुत सारे ओवम होते हैं, अंडे होते हैं, और यही जो ओवम है यही फिर फर्टिलाइज हो जाता है, यही फिर जाकर के स्पर्म के साथ, जो पुरुष के पेनिस से स्पर्म निकलता है उसके साथ जाकर के मिलते हैं, और तब बच्चे
बच्चे का निर्माण होता है। और जब स्पर्म और जब एक ओवम मिलता है आपस में, तो उस टाइम में जब एक बच्चा का छोटा सा जब एक निर्माण होता है, जस्ट मिलता है, तो उस टाइम में बोलते हैं हम जाइगोट बना है। अब वो जाइगोट फिर डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनता है। अब फिर एम्ब्रियो के बाद फिर वो फीटस में बदल जाता है, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी, ठीक है। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हो गया ओवरी और ये फिर आपका जुड़ा हुआ हो गया इससे, आपके यूट्रस से, ठीक है। तो यूट्रस का जो दीवार होता है, अब हमने बात किया कि यूट्रस पूरा ऐसे है, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। ऊपर वाला भाग था फंडस, बीच वाला था बॉडी और नीचे वाला था सर्विक्स, छोटा वाला भाग, और उससे नीचे था वेजाइना, ठीक है। यूट्रस की जो परत है वो फिर 3 लेयर की बनी होती है। अब ये मेरा हाथ है, तो मैंने इनको बांट दिया कि ये उंगली है मेरी, ये बीच वाला भाग है और ये नीचे का ये वाला लंबा सा भाग है, ठीक है। इस तरह हमने बांटा। लेकिन ये किससे बनी हुई है, कितने परत से मिलकर के बनी हुई है, कितनी मोटी है, तो यूट्रस के साथ भी हम सेम यही कर रहे हैं। हमने 3 भागों में तो बांटा है, लेकिन अब हम इसके परत की बात कर रहे हैं। मतलब ये 3 परत से मिलकर के बनती है। बाहर वाली जो सबसे आपको बाहर से दिखती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जिसमें बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो फिर टूट करके नहीं गिरता है। लेकिन जब एक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वही एंडोमेट्रियम, जिसमें 2 प्रकार के लेयर्स होते हैं, वो जो एंडोमेट्रियम है सबसे अंदर वाली जो आपको दिख रही है लाल लाल, ये इसमें 2 प्रकार के लेयर होते हैं। पहला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसल लेयर। जो फंक्शनल लेयर होता है उसके बीच में, अब मानिए इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा मार्कर है, ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे बेसल लेयर, और ये पूरे व्हाइट वाले को हम बोलेंगे फंक्शनल लेयर। तो सेम यूट्रस ऐसे खड़ा है ना, तो यूट्रस ऐसे 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। अब उसके लेयर को हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे अंदर वाले परत की बात हो रही है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यूट्रस के बाहर वाले लेयर को हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम, बीच वाले को क्या बोला, मायोमेट्रियम, जो कि सबसे मोटा होता है और उसी में सारे ब्लड वेसल्स, खून की नलियां और जो भी नसें होती है उसमें ज्यादा होती हैं। अब सबसे अंदर वाले को हमने बोला एंडोमेट्रियम। अब इसमें होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें 2 प्रकार के लेयर्स होते हैं। जो सबसे ब्लैक वाला, मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो जो ब्लैक वाला इसको हम बोलेंगे बेसल लेयर, और जो ये व्हाइट वाला इसको हम बोलेंगे फंक्शनल लेयर। तो जो फंक्शनल लेयर है, अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये वाली लेयर टूटती नहीं है, फिर खून के साथ बाहर बॉडी के आती नहीं है। लेकिन अगर एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो ये वाली लेयर फिर टूट करके बॉडी से बाहर आ जाती है, खून के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया कि यूट्रस क्या होती है। इस तरह हमने देखा कि बाहर से जब एक महिला को देखेंगे तो बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और अंदर से क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट करके चलना है, ठीक है। यहां पर हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे ये जो ओवरी है, जो अंडा है, उसकी बात करेंगे। ये जो ओवरी है इसको मैंने उठा करके यहाँ पे बड़ा इसका डायग्राम बना लिया, ठीक। अब हमने क्या किया कि इस ओवरी को, ये गोल सा है, इसको काट दिया। जब हमने काटा तो हमने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सारी नसें आई हुई है, और यहाँ पर भी जो अंदर से जब हमने काटा इसको तो एक कटोरी टाइप का बन गया। कैसा बन गया, कटोरी टाइप का बन गया। अब जो कटोरी में बीच वाला भाग है, इसमें भी बीच वाला भाग है और एक बाहर वाला भाग है। तो जो बीच वाला भाग है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मेडुला। क्या बोला, बीच वाले भाग को जिसमें नसें होती हैं इसको हमने बोला मेडुला। और जो साइड साइड से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉलिकल्स है, ये जो गोल गोल सा आपको दिखता है ना, जब एक अंडे का निर्माण हो रहा है तो वो अंडे का निर्माण आखिर कैसे हो रहा है, हम बोलते हैं कि पुरुष का स्पर्म और महिला का एग यानी कि अंडा या फिर ओवम आपस में मिलते हैं। तो जब एक अंडा बनता है तो वो अंडा कैसे बनता है, वो अंडा बनता है ओवरी में, इसको हम ओवरी बोलते हैं। और उसी ओवरी की अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि ओवरी गोल सा था, उसको हमने काटा और फिर हमने देखा कि ओवरी के बीच वाले भाग को, जिसमें नसें हैं, जिसमें खून की नली आई हुई है, उसको हमने नाम दिया मेडुला। और साइड वाले भाग को, जो कि आपस में दिख रहा है कि हाँ वो खड़ा है, तो उसको हमने बोला कॉर्टेक्स। क्या बोला, कॉर्टेक्स। चलिए अब एक अंडे का निर्माण कैसे होता है हम इस ओवरी में देखेंगे। अब जब एक लड़की बड़ी हो रही है, अभी क्या है उसकी उम्र 11 साल है, अभी तक उसको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तो ये जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर फॉलिकल। क्या बोलते हैं,
प्री मेच्योर फॉलिकल। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। तो ये जो प्री मेच्योर फॉलिकल है ये इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये सक्रिय नहीं है, अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये बस वेट कर रहे हैं कि उसका उम्र 14 हो, उसका उम्र 13 हो, ताकि उसको बॉडी में हार्मोन निकले और फिर जब बॉडी में परिवर्तन होंगे, हार्मोन निकलेंगे, तो मैं फिर से काम करने लग जाऊंगा। तो ये जो एग होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉलिकल। अभी हम इसको फॉलिकल बोलेंगे। ये बस वेट कर रहा है कि उस लड़की का उम्र 14 हो जाए, ठीक है। अब जब ये वेट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर। मेच्योर नहीं है, ये भी बड़ा हो रहा है साथ में उसके, तो ये मेच्योर नहीं है। अब धीरे धीरे जब उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ रही है, अब माने कि उसकी उम्र 14 हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बॉडी में हार्मोन निकला। अब जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ से निकलता है और उसको कंट्रोल कौन करता है ना। तो हार्मोन मेनली इसी ओवरी से निकलता है। अब ये जो हमारा ओवरी है इसमें जो हमारा ये वाली चीज़ है इसी से हार्मोन निकलती है, इसी से हार्मोन निकल रही है। लेकिन बॉडी में कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन में कौन सा भाग है जो कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल की तरह काम करता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो ऑर्डर देता है, टीचर काम करता है, टीचर बच्चों से काम करवाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे ब्रेन में कौन है, हाइपोथैलेमस है। और वो काम किससे करवाता है, वो काम करवाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि छोटा सा मटर के दाने जैसा आकार का एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है। अब पिट्यूटरी का कौन सा वाला भाग काम करता है, दो भाग होता है, आगे वाला और पीछे वाला। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे दिमाग में, उसका आकार कैसा है, ऐसा आकार है, इस टाइप से। तो आगे वाला भाग काम करता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरियर, मतलब आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी से क्या निकलता है, उसी से निकलता है FSH और LH। एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH और LH हार्मोन। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो भी हार्मोन्स निकलता है बॉडी में, जो एस्ट्रोजन हो गया, जो प्रोजेस्टेरॉन हो गया, जो इनहिबिन हो गया, जिसकी हमने बात की थी, वो यहाँ से निकलता है। अब इसको निकालने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेवार है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ FSH और LH हार्मोन जिम्मेवार है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल क्या था, ये छोटा छोटा अंडा टाइप का था जिसको हमने बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब उसको उत्तेजित कर रहा है, वैसा हार्मोन है ये। और फिर LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, किससे निकलता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कौन देता है, हमारे प्रिंसिपल जी। कौन है वो, हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन में प्रिंसिपल, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से अपना काम करवा रहा है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर जब FSH और LH जब निकलता है बॉडी में, तो इस टाइम में यहाँ पर फिर परिवर्तन आना ओवरी में शुरू हो जाता है। ओवरी मतलब अंडाशय होता है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले जो हार्मोन था, पहले जो फॉलिकल था, पहले हार्मोन नहीं निकलता था क्योंकि फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा था, बड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही लड़की का उम्र पूरा हो जाता है, बॉडी में हार्मोन्स निकलने FSH और LH शुरू हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो अंडा है ये फिर मैच्योर होने लगता है। जब ये मैच्योर होता है, तो जो मैच्योर जब हो जाता है अच्छे तरीके से, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्योंकि ये ओवरी में पाया गया है इसीलिए हम इसको ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, या फिर हम इसको ग्राफियन फॉलिकल बोल सकते हैं, दोनों नाम हम इसको बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये खुद पे खुद फूट करके, जैसे अंडे से कैसे निकलता है ना चूजा, वैसे ही इसमें से फिर ओवम जो हमारा एग है, जो अंडा है, वो ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर निकल जाता है। अब जब ये बाहर निकल जाता है, ये जब बाहर निकल जाता है तो फिर ये वेट करता है स्पर्म का। अब एक महिला जब एक पुरुष के संपर्क में आती है और उस टाइम में अगर एक स्पर्म यहाँ पर इस अंडे के अंदर आ गया तो वो फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एक महिला का संपर्क एक पुरुष से नहीं होता है और स्पर्म इस एग तक नहीं पहुंच पाती है, फिर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो जैसे ही यहाँ पर एग निकल गया, वैसे ही क्या हुआ कि जो खाली बचा था, जैसे जैसे हम अंडे को फोड़ते हैं तो बीच वाला क्या होता है, जो येलो कलर का होता है वो बाहर निकल आता है और फिर वाइट कलर का बच जाता है। तो वो जो वाइट कलर का है ये यहाँ पर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। इसमें से अंडा निकल गया, अब इसका वेस्ट बच गया, अब ये येलो कलर का होता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर जिसकी हमने बात की थी ये निकलता है। लेकिन अगर एक अंडा
फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से, तो फिर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है फिर ये निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब फर्टिलाइज होते ही रहता है तो फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि वेस्ट है उसमें से फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब तक निकलता है जब तक प्लेसेंटा का एक महिला के बॉडी के अंदर निर्माण ना हो जाए। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है फिर ये अपना सारा जो काम है वो प्लेसेंटा को सौंप देता है और फिर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा से निकलने लगता है। जब प्लेसेंटा महिला के बॉडी में डेवलप होता है बच्चे के साथ तब, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंडा निकला, इसके बाद ये येलो कलर का बच गया, उसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या हुआ कि अब हम बात कर लेते हैं कि ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक महिला गर्भवती नहीं हुई, तो फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिर सूख करके हल्का सा पीला से वाइट कलर में परिवर्तित होने लगा। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये क्या होता है? एक दाग टाइप का बन जाता है। जैसे हमारा घाव भरता है तो वाइट कलर का कैसे होता है, वैसे ही यहाँ पर एक दाग बन जाता है। लेकिन अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, उससे अंडा निकल गया और वहाँ पर वो जो येलो है वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाल रहा है और महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो उस टाइम में फिर क्या होगा? उस टाइम में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब तक निकालेगा जब तक एक महिला के बॉडी में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ना हो जाए। जैसे ही महिला की बॉडी में प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, उसका जब विकास हो जाएगा अच्छे से, तो सारा अपना कार्यभार जो है वो फिर किसको सौंप देगा? प्लेसेंटा को। अब कौन निकालेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या सीखा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही जो यूट्रस है वो अच्छे से बहुत मोटी और बहुत गद्देदार रहती है और बच्चे के विकास के लिए ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक महिला गर्भवती कब होती है? अगर यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है, तो यहाँ पर 28 दिन का हम लेकर के मानते हैं, लेकिन हम 28 से फिर 35 दिन भी चल सकता है किसी महिला का, ऐसा भी हम मान सकते हैं। समझिए कि आज किसी महिला को पीरियड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों की मात्रा बॉडी में काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो पहला जो पीरियड होता है, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हम मानते हैं कि 4 दिन मेनली पीरियड्स होते हैं, हम इसको 5 दिन लेकर के चलते हैं। तो जब 5 दिन हुआ उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो फिर से यूट्रस बनना, अंदर की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर थी जिसमें 2 परत थी, एक फंक्शनल और एक बेसल लेयर थी। फंक्शनल लेयर क्या थी? टूट करके फिर गिर जा रही थी। तो उस टाइम में क्या हुआ कि अभी टूट करके तो गिर रही है, तो बॉडी समझ गया कि अच्छा अब हमें फिर से न्यू साइकिल को अपनाना है, फिर से हमें यूट्रस को उसके अंदर की जो लेयर है उसको फिर से हमें ठीक करना है, एक बच्चे के निर्माण के लिए जैसा होना चाहिए वैसा बनाना है। तो 6ठे दिन से फिर वो जो लेयर है अंदर वाली वो फिर बनने लगती है, जो फंक्शनल लेयर है वो फिर बनती है और इस टाइम में एस्ट्रोजन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर से जा करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काफ़ी निकलने लगता है। तब जब ओवल्यूशन हो जाता है तब इसका मतलब है कि 14वें दिन पर अभी क्या है कि एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे ही 14 दिन आता है तो 14 दिन पर क्या होती है? ओवल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ से जब अंडा निकलता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि एक जो ओवेरियन जो फॉलिकल है, जो एक अंडा है वो मैच्योर हो रहा है और फिर जाकर के उसमें से अंडा निकल गया। अब एक अंडा मैच्योर हो रहा है पूरा, वो अपने खोल से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको फर्टिलाइज होना है, क्योंकि अगर कहीं पर स्पर्म आएगा तो जाकर के उसको फिर वो फर्टिलाइज कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पर निकला तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओवल्यूशन कहलाती है। तो ये 14वें दिन पर होता है। इस टाइम में क्या हुआ कि ये जो आपका वेस्ट बचा, जिसको हमने क्या बोला था? कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो वेस्ट है ये फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालने लगता है, क्योंकि इसको उम्मीद होता है कि अंडा जब निकला है तो जा करके फिर से वो फर्टिलाइज होगा, फिर से जाकर के वो स्पर्म के साथ मिलेगा। अब आपको कब समझना है कि एक महिला प्रेग्नेंट कब होती है? ये जो ओवल्यूशन है, जो 14वें दिन पे जो ओवल्यूशन होता है, जो अंडा निकलता है, तो अब 12वां दिन या फिर 13वां दिन जब आप सेक्स करते हैं तो उस टाइम में महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ओवल्यूशन के 1 दिन बाद मतलब 15वें दिन भी जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक जो अंडा है वो पहले कहाँ पर फर्टिलाइज होता है? ये जो अंडा है ये पहले यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है और फिर फर्टिलाइज होने के बाद 8 घंटे के बाद ही आकर के फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, मतलब यूट्रस तक ये पहुँच जाता है 8 घंटे में। अब 8 घंटे तक ही ये सर्वाइव कर सकता है, मतलब अपने आप को
यहाँ पर से यहाँ पर लाने के लिए सिर्फ 8 घंटे लेता है, लेकिन जो स्पर्म है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है और फिर एक महिला के एग को, अंडे को फर्टिलाइज कर सकता है, तो जाकर के एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। और अगर किसी को प्रेग्नेंट करना है तो आपको सेक्स करना पड़ेगा 12वें दिन, 13वें दिन, और ओवल्यूशन हुआ 14वें दिन, तो उसके बाद 15वें दिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब, ठीक है। ऐसे तो स्पर्म हम मानते हैं कि कुछ दिनों तक अपने आप को जीवित रख सकता है, लेकिन जो फर्टिलाइज कर सकता है वो 24 घंटे का समय होता है, तो काफ़ी कम समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि 14वें दिन ओवल्यूशन हो गया, अंडा निकल गया। अब उसके बाद का जो फेज है, उसके बाद के फेज में क्या होता है, उसके बाद के फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी मात्रा बॉडी में, एक महिला के बॉडी में। अब जब ये अंडा फर्टिलाइज जब नहीं हो पाता है तो फिर धीरे धीरे करके फिर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है बॉडी में, इस हार्मोन की जो मात्रा है वो फिर कम होने लगती है। और जैसे ही कम होती है तो बॉडी समझ जाता है कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और फिर से वो जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर था, फंक्शनल लेयर, फिर से वो टूट करके खून के माध्यम से बॉडी के बाहर जाने लगती है। तो इसी को हम समझते हैं कि 28 दिन में हम कुछ इस प्रकार देखते हैं कि एक महिला के बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 दिन था जिसमें महिला पीरियड में थी, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब महिला का पीरियड खत्म हो गया है, 5 दिन हो गए हैं। अब 5वां दिन से लेकर के या फिर 6ठे दिन से लेकर के 14वें दिन तक, जब तक ओवल्यूशन नहीं हो जाए, जब तक यहाँ से एग बाहर नहीं निकल जाए, तब तक के समय को हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेट फेज बोलते हैं, पॉलीफेरेटेड फेज, ठीक है। उसके बाद जब ओवल्यूशन हो जाता है, जब अंडा निकल जाता है, उसके बाद के जो फेज होते हैं, उसके बाद का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये होती है एक महिला के जीवन में हर महीने ये चेंजेस आते हैं। 28 दिन में उसके बॉडी में ये सभी चीज़ें होती है, इतने ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। और जब पीरियड बंद होता है तो हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और जब पहला पीरियड होता है तो हम बोलते हैं मेनार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में चेंजेस जब आते हैं तो हार्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से एक महिला की बॉडी में परिवर्तन आते हैं। अब बोलते हैं कि महिला की गलती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, नहीं, वो महिला की गलती नहीं होती है, वो पुरुष की गलती होती है। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्स करते हैं तो उस टाइमिंग में आपको ध्यान रखना है कि किस समय प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक स्पर्म कमज़ोर होगा तो वो कभी भी महिला के एग को फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोष महिलाओं पे जाता है ये बिल्कुल गलत है। कभी कभार बॉडी में दिक्कत होने की वजह से या फिर कोई डिजीज़, कोई बीमारी हो गई हो किसी महिला को, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर एक महिला नॉर्मल है, स्वस्थ है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत कहीं नहीं होती है। या तो दिक्कत हार्मोन्स में होगी, और अगर हार्मोन्स में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो पूरी प्रॉब्लम जो है वो शायद हो सकता है कि उसके हस्बैंड में हो या फिर उस पुरुष में हो जिस पुरुष के साथ उसका संबंध हो, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक महिला के बॉडी के अंदर और बाहर कितने सारी चीज़ें हैं और उनको क्या क्या चीज़ें हम बोलते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर कोई भी डाउट पूछना हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है अलका ठाकुर 2112 यूज़र नेम है ये, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको मैंने अच्छे से एकदम क्लियर कट करके बताया है, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं बताया है। बहुत सारे नाम आए हैं बीच में, आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस लेक्चर के बाद उसका जवाब दे पाओगे। थैंक यू सो मच।